नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है या जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हो चुका होगा, पर पूरे देश में इसके खिलाफ एक माहौल बन गया है कि भाई इसको बॉयकॉट करना है और पूरे एशिया कप को बॉयकॉट करना है। जनता जो है वो मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बीसीसीआई और सरकार दोनों से ये सवाल पूछ रही है कि भाई आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जब मोदी जी ये कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, तो टेररिज्म और क्रिकेट साथ कैसे बह रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्विटर पे, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पे ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि नो क्रिकेट विद टेरर, बॉयकॉट एशिया कप, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैचेस। इस तरह के ट्रेंड्स लगातार चल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं और मंत्री हैं, चाहे जैसे अनुराग ठाकुर हो गए या और लोग भी, वो कुछ ना कुछ तर्क दे करके इस मैच को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है। उनका तर्क ये है कि भाई बीसीसीआई जो है वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनी मर्जी से ये करा रही है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको रोकें। हालांकि जनता का ये कहना है कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस देश में बिना सरकार के चाहे क्या कोई पत्ता भी हिल सकता है? अंबानी अंडानी तक को तो सरकार हिला देती है, सरकार क्या विपक्ष ही हिला देता है। तो बिना सरकार के चाहे क्या ये एशिया कप हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और अगर क्या सरकार ये कह देती कि ये मैच नहीं होना चाहिए तो क्या ये हो पाता? देखिए, ये सब सुनने में जितना सही लग रहा है, एक तरफ तो जनता भी सही लग रही है, दूसरी तरफ सरकार भी सही लग रही है। जनता कह रही कि भाई सरकार चाहती तो नहीं भी हो सकता था, और सरकार कह रही कि भाई ये तो बीसीसीआई वाले करा रहे हैं। खेल इतना सतही नहीं है जितना सतह पे ये दिख रहा है। इसके अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज है, या एक मास्टर स्ट्रोक कह लें, जिसको कि मोदी के समर्थक बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। अब मास्टर स्ट्रोक हो ना हो, लेकिन मुझे जो इसमें दिख रहा है वो एक बड़े जो आगे आने वाले जो घटनाएं हैं और जो घटनाक्रम जो आगे आ सकता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसकी जमीन तैयार की जा रही है ये भारत और पाकिस्तान के मैच के द्वारा। तो भाई आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी जमीन तैयार की जा रही है, और इसका अंदाजा हम किन चीजों से लगा सकते हैं जिससे हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि आगे कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का ये मैच होने दिया जा रहा है, ताकि हम उस आने वाले खतरे के लिए तैयार हो सके। और अगर आने वाला खतरा कोई पॉलिटिकल है या देशव्यापी है, तो एक क्रिकेट मैच उसके लिए जमीन कैसे तैयार कर सकता है? तो पहले ये देख ले रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब भारत पाकिस्तान के इस मैच के चलते पूरा जो देश है वो एकजुट हो गया है। भले ही वो बीसीसीआई के खिलाफ हो या बहुत लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो लोग सरकार के ऑलरेडी विरोधी हैं उनको भी एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो पहली बार देश के फेवर का होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सरकार विरोधी है। इससे हो ये रहा है कि जनता जो है वो एकजुट हो रही है। भले ही सरकार ये आपको बता के नहीं कर रही है, लेकिन जितनी भी जनता है, जो भी देश के नागरिक हैं, वो किसी एक मुद्दे पर तो एक साथ आ ही रहे हैं। प्लस सरकार को इससे क्या पता चल रहा है? सरकार को इससे ये पता चल रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल, देश में कितने प्रतिशत इस तरह के लोग हैं जिनको इस भारत पाकिस्तान के मैच से समस्या है, जो ये कह रहे हैं कि टेररिज्म और क्रिकेट साथ साथ नहीं चलना चाहिए। जब हमने पानी बंद कर दिया, फिल्में बंद कर दी, व्यापार बंद कर दिया, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों होना चाहिए? तो ये सारा डेटा जो हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा तो सरकार के पास जा ही रहा है। जनता का जो मत है वो सरकार तक पहुंच रहा है, और सरकार इस बात का अंदाजा लगा पाएगी कि पाकिस्तान के खिलाफ देश की जनता किस स्थिति में है, क्या सोचती है, और कितने प्रतिशत लोग किस तरह से सोच रहे हैं, और किस वर्ग के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। अब आपको लगेगा कि भाई इससे क्या हो जाएगा? सरकार को ये पता लगा करके और एक देशभक्ति, मान लीजिए कि अपने खिलाफ ही जाकर के वो देशभक्ति जगवा रही है देश के लोगों में। सरकार का विरोध ही हो रहा है भाई, कि सरकार चाहती तो रोक सकती, तो नहीं रोक रही है। तो एक तरह से तो सरकार ने अपने खिलाफ ही माहौल बनवा रखा है या तैयार कर रखा है, लेकिन देश के हित में तो जा रहा है। लेकिन सरकार को इससे मिलेगा क्या? मोस्टली सरकारें ऐसा नहीं करती। सरकार चाहती है कि भले ही देश विरोध में कुछ भी करते रहो, सरकार के फेवर में रहो, क्योंकि हमको वोट देके जिताओगे। पर ये सरकार ऐसा नहीं कर रही, और देश की जनता ही सरकार को गद्दार गद्दार बोलने लग जा रही है। तो सरकार गद्दार है कि नहीं, इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे और ये देखेंगे कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। लेकिन पहले ये हम देख लें कि भाई ये जो जमीन देशभक्ति की तैयार की जा रही है वो किस लिए की जा रही है, और सही में जो हमारा आकलन है वो सही है या नहीं है। इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है।
अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में, मात्र 2 दिनों के अंदर ही दुनिया के अंदर 3 सरकारें चली गई। फ्रांस की सरकार चली गई, जापान की सरकार चली गई, नेपाल की सरकार चली गई। सबसे हालिया तो नेपाल का है। चलिए, फ्रांस तो हमारे से दूर है, नेपाल तो हमारे पास में ही है, वहां उथल पुथल मची। उसके पहले पिछले साल बांग्लादेश में उथल पुथल मची थी, उसके पहले पाकिस्तान में उथल पुथल मची थी, उसके पहले श्रीलंका में उथल पुथल मची थी। क्या लग रहा है आपको? और सिर्फ ये, अभी मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं करूंगा अभी। क्या लग रहा है आपको कि ये खुद से हो रहा है या कराया जा रहा है, और क्यों कराया जा रहा है? तो भारत में आ जाते हैं। भारत में 2018-19 के बाद से ही लगातार जो मौजूदा भारत सरकार है उसको गिराने के तरह तरह के प्रयास किए जाते रहे। सीए का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, रेसलर्स प्रोटेस्ट हो, दिल्ली के दंगे हों, उसके अलावा ईवीएम का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, सड़कों पे लोग उतरे। किसान आंदोलन में तो समझ लीजिए कि स्टेट को ही चैलेंज कर दिया था, ट्रैक्टर लेकर के। जिस तरह से नेपाल के अंदर लोगों ने पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास, ऑफिस सब जला दिया, उन लोगों को मारा, वही कोशिश किसान आंदोलन में भी थी, पर उतना बढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरकार ने उस समय काफी रेस्ट्रेंट रखा, उनको दबाया नहीं, प्रोटेस्ट करने दिया, उनकी बातें मानती नहीं। किसान आंदोलन में तो 3 जो फॉर्म लॉस थे वो वापस भी लेने पड़ गए। उस वक्त जितने राइट विंगर्स थे, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर फॉलो करते हो, या मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टीवी डिबेट्स में भी, बहुत सारे जो सरकार के समर्थक थे, राइट विंगर्स अपने आप को कहते हैं, वो लोग भी, और जो लेफ्टिस्ट हैं, सरकार के विरोधी हैं, वो लोग तो करेंगे ही। सब मिल के पानी पी पी के सरकार को ये गाली दे रहे थे कि भाई आप आंदोलनकारियों का दमन क्यों नहीं कर रहे, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करें, ये तो अराजक लोग हैं, पूरा देश तो ऐसा चाहता नहीं है, और ये लोग जो चाह रहे हैं वो आपसे मनवा रहे हैं, आप लगातार मानते जा रहे हो। और भैया, देश के अंदर घुस के, देश की राजधानी में देश के झंडे को गिरा करके एक दूसरा झंडा लगाना, जो किसान आंदोलन में किया गया था, सीधा सीधा स्टेट को चैलेंज होता है, सीधा सीधा देश की सोवरेनिटी को और सिक्योरिटी को चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने नहीं किया। अब वो लोग क्या कह रहे हैं? लोग, यही लोग जो गाली दे रहे थे सरकार को कि इनसे लोहा लेना चाहिए, इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए, सरकार बहुत फुद्दू है, फट्टू है, इस तरह की बातें कर रहे थे। और ये सरकार के समर्थक लोग हैं, वो ऐसी बातें कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब जब इन्होंने पाकिस्तान और चलिए श्रीलंका की तो बात 2022-21 में हुई थी, तब इनको समझ में नहीं आया था, फिर बांग्लादेश में भी हुई, तब भी इनको समझ में नहीं आया। अब जब नेपाल की घटना ये हो गई है, तो ये बड़े सारे राइट विंगर्स अब ये सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। तब हमको नहीं समझ में आ रहा था, आप दूरदृष्टा हैं। अगर हमने भी इसी तरह का कुछ किया होता, जैसे बांग्लादेश में टैंक उतार दिया गया, नेपाल के अंदर छात्र लोग थे 12वीं के, कॉलेज के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एक ही दिन में 19 बच्चों को मार दिया गया, तो गुस्सा और भड़क गया। और जब गुस्सा भड़क जाता है जनता का, तो कितने को मारोगे भाई? आप नहीं मार सकते। 2500-3000 भी अगर आ गए तो आपकी तो टाटा बाय बाय है, वही हो गया। तो उस वक्त जो सरकार का विजडम था, वो अब जाके लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि सरकार ने ये क्यों किया, कि भले ही चाहे उन्होंने तिरंगा झंडा तोड़ दिया हो, भले ही चाहे वो साल भर, 1.5 साल तक वो बॉर्डर पे बैठे रहे हो, मतलब रोक करके दिल्ली के बॉर्डर पे हाईवे वगैरह जाम करके, लेकिन सरकार ने इस तरह की कड़ाई नहीं की। उनको अपना एंगर जो है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है निकाल लेने दिया कि कितने दिन बैठोगे, फिर अपने अपने घर चले जाओगे। चले ही गए लोग। चलिए, वो सारे आंदोलन तो खत्म हो गए, पर क्या देश विरोधी ताकतें देश के अंदर अभी भी अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं कर रही हैं? वोट चोरी का तो जारी ही है। और जब हमने नेपाल में हुआ ये सब, तो हमने देखा कि देश में भी किस तरह से जो विपक्ष है और लेफ्ट वाले लोग हैं, वो कितनी खुशियां मना रहे थे, और ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उम्मीद और आशा कर रहे थे कि भाई भारत में ही कुछ ऐसा होना चाहिए। इस तरह के लोग हैं हमारे देश में। तो क्या भारत सरकार को ये नहीं दिख रहा? इन्हीं सब चीजों के लिए ये जमीन तैयार की जा रही है, ये भारत पाकिस्तान मैच के जरिए, उसको एक जरिया बनाकर। इसके डिटेल में मैं आऊंगा कि किस तरह से उसकी तैयारी की जा रही है, किस वजह से की जा रही है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अब जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जिसमें फिर से वही राइट विंगर्स, देशभक्त लोग सब मिल करके सरकार को गाली देने पर लगे हुए हैं कि भाई ये तो देशद्रोह नहीं है कि आप देशद्रोह की बात करते हो, आप देशभक्ति की बात करते हो और कहते हो कि खून पानी साथ नहीं बहेगा, है तो टेरर के साथ क्रिकेट क्यों होना चाहिए? जब हम फिल्में नहीं बनेंगी और कुछ आर्ट का चीज नहीं चलेगा, ट्रेड नहीं चलेगा, तो फिल्में क्यों, ये मतलब क्रिकेट क्यों बनना चाहिए, क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? सही बात है, क्यों खेल रही सरकार? तो हम देख लेते हैं कि सरकार क्या, जो आज गद्दार का टैग लग रहा है सरकार पे, सरकार गद्दार रही है क्या? पिछले 11 सालों में जब से सरकार आई है, तब से इसने देश विरोधी क्या काम किया है? ये कांग्रेस तो है नहीं। कांग्रेस तो अपने जमाने में मतलब इस तरह के ट्रेड डील्स कर लेती थी जिससे कि भारत देश को ही घाटा हो जाए, दूसरे
देशों से, सिर्फ हमको अपना ये दे दो, कमीशन दे दो। बोफोर्स का ही मामला देख लीजिए, मनमोहन सिंह के वक्त में कितने घोटाले हुए, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, रेलवे का घोटाला। तो ये सब क्या था? देश के साथ देशभक्ति थी क्या? और इसमें बाहरी हाथ नहीं थे क्या? लॉबिंग नहीं होती थी क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह तो इन तरह की कंपनियों को ही मिलते हैं, ज्यादातर के फॉरेन कंपनियों को, वही कमाते हैं लॉबिंग करके और कमीशन खोरी करा के, कमीशन इनको नेताओं मंत्रियों को दे करके। तो देश बेचने का ही काम था। इस भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया है क्या 11 सालों में? 370 हटा दिया। इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण क्या दे सकता है? जो कश्मीर अपने को देश से अलग ही मानता था, ना यहाँ का संविधान मानता था, ना यहाँ का विधान मानता था, ना यहाँ का प्रधान मानता था, उसको इंटीग्रेट कर दिया, हटा ही दिया कि नहीं भैया, यहाँ का प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू हुआ। 370 के पहले वहां नहीं लागू था, अगर आपको पता हो या याद हो तो। हम भूलते बहुत जल्दी हैं। उसके अलावा अगर आज देखिए तो ग्लोबल मंच पे भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत के बिना किसी भी दुनिया में कोई भी देश कोई अपनी पॉलिसी बना पा रहा है? जिसको भी चाहिए कि दुनिया में उसका डंका बजे, दबदबा हो, भारत को उसके खेमे में, वो उसको अपने खेमे में चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूक्रेन हो, सब चाहते हैं कि भारत हमारे बारे में बोले। अगर भारत की इंपॉर्टेंस नहीं होती तो ये सारे देश और ये सारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये क्यों चाहते कि भारत हमारे बारे में बोले, हमारे फेवर में बोले? तो भारत का इतना वजन बढ़ा कैसे भाई? मोदी जी ने तो बढ़ाया, इस सरकार ने ही तो बढ़ाया। इस सरकार ने इकोनॉमी के लिए इतना डेवलपमेंट किया है देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चरली इतना डेवलप किया है देश के अंदर, और मिलिटरीली ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी तक की नहीं है मैंने, क्योंकि उसकी बात आगे आने वाली है, वही क्रिकेट मैच के रेफरेंस में, देशभक्ति के रेफरेंस में, कि क्यों ऐसा जमीन तैयार किया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने देख लिया ना, चाइना से भी हमने देखा, डोकलाम में चाइना को तो यही लगता था कि इनको हरा देंगे, डोकलाम में हम हटे नहीं, गलवान में तो मारे भी उनको पटक पटक के, कितने 120 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए। और ऑपरेशन सिंदूर में तो सारा जो असिस्टेंस था पाकिस्तान को, वो 70% चाइना ही दे रहा था और बाकी 30% में अमेरिका था, दोनों पीटे गए। तो दुनिया को समझ में आ ही गया। तो भारत जो आज इस स्थिति में है, आप ग्लोबली भी देख लीजिए, अमेरिका ही कोई सुन नहीं रहा, रशिया अब कहता है कि हम भारत से बात करेंगे, यूक्रेन कहता है हम भारत से बात करेंगे, ब्राजील कहता है कि हम भारत से बात करेंगे, यूक्रेन कहता है कि भैया अगर ये वॉर रुकना है तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही मध्यस्थता कर सकते हैं, या वही कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रुके, क्योंकि उनको पता है कि पुतिन से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। पुतिन भी अमेरिका से ज्यादा मोदी जी की मानने और सुनने को तैयार है। अभी कुछ महीनों बाद वो भारत आने वाले हैं, अगर हो सकता है कि वो मान जाए तो हो सकता है कि मध्यस्थता यहीं करवा दिया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो नोबेल प्राइज जो ट्रंप जिसके लिए परेशान है, मोदी जी को ही मिल जाए। तो इस सरकार ने देश बेचने वाला ऐसा कोई काम आज तक किया ही नहीं। और अभी हालिया देख लीजिए, टैरिफ वॉर जो चल रहा है, इसी के लिए तो चल रहा है। भारत पे जो 50% जो सैंक्शंस और पेनल्टी वगैरह लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? यही बोल के तो लगाई गई है, वो चाहता है कि तुम अपना डेयरी सेक्टर खोल दो, वो चाहता है कि तुम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो। अगर सरकार चोर होती, सरकार देशभक्त नहीं होती, तो इसको क्या फर्क पड़ रहा था? खोल देती, कहते ले लो भाई, वो भी लॉबिंग कर लेते, कमीशन ले लेते। ऐसा नहीं किया। हमारे एक्सपोर्ट में घाटा पड़ रहा है, हमको इन्फ्लेशन का भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, कुछ दिन में हमको बाजार दूसरे ढूंढने पड़ेंगे, हम ढूंढ ही रहे, लेकिन झुकी नहीं सरकार, क्योंकि हमारे किसानों का नुकसान हो जाएगा। थोड़ा एक्सपोर्टर्स का हो जाए, चलेगा कुछ दिन। तो देश विरोधी तो नहीं है ये सरकार। ये हम इसके पिछले 11 सालों के एक्शंस में हमने देखा है, बार बार देखा है कि ये सरकार अपना पर्सनल नुकसान करा के भी देश के हित में जो चीजें हैं उस पर खड़ी रहती है। डीमोनेटाइजेशन, फेक करेंसी का कितना बड़ा मैटर था पाकिस्तान के साथ। वो हमारी फेक करेंसी छापता था, आतंकवादियों को देता था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, और उसी से लेन देन होता था, और वो सब भारत में होता था। डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था? इस एक ही दिन में जितनी फेक करेंसी थी सबको खत्म करने के लिए पूरा शुद्धिकरण कर दिया इकोनॉमिक सिस्टम का, और डिजिटलाइज कर दी इकोनॉमी, ताकि करप्शन कम हो। जीएसटी का कितना बड़ा रिफॉर्म किया गया, पहले तो किया ही गया 2016 में, और फिर अभी 2025 में एक बार वापस से किया गया कि टैक्स स्लैब घटा करके 5% और सिर्फ 18%, सिर्फ 2 ही रह गए। मतलब 40% वाला भी है, लेकिन उस गुड्स के लिए जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी, उसमें तो हम आते ही नहीं है भाई, तो हम कहां से खरीद पाएंगे 5 करोड़ की गाड़ी। तो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का रिफॉर्म, इनकम टैक्स का कितना बड़ा रिफॉर्म, उसके अलावा अलग अलग तरह के नियम कानून जो बिजनेसेस में बाधा बनते हैं, उन सबको भी खत्म करना। अभी तक तकरीबन 1400 से 1500 कानून जो है ये मौजूदा सरकार खत्म कर चुकी है। तो अगर इन सबको टोटलिटी में देखें तो एक तरह से दिखता ही है कि ये भाई सरकार जो है वो भारत विरोधी तो नहीं है, वो देश को बचाने वाली और देश बनाने वाली। तो आखिर जब ये इतनी देशभक्त सरकार है तो एक मैच को लेकर के इसने अपने नाम पर बट्टा लगवाने का काम क्यों किया या क्यों कर रही है? इतने बड़े देश, इतनी बड़ी सरकार को एक मैच से क्या ही फर्क पड़ जाएगा और कितना ही कमा लेगी। बीसीसीआई तो इतनी अमीर है, आईसीसी का 80% रेवेन्यू बीसीसीआई से जाता है।
क्या फर्क पड़ जाता है, एक सीरीज हम नहीं खेलते तो, और दुनिया भर की सीरीजें हैं ही, और हम तो आईपीएल खेलते सबसे ज्यादा तो वहां से कमाते हैं। ये सिर्फ मैच की बात नहीं थी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस मैच के माध्यम से सरकार ये वाटर टेस्टिंग कर रही है, ये डेप्थ तलाश रही है, नाप रही है कि भारत की जनता में भारतीयता और देशभक्ति किस हद तक है। देखिए, घर में बैठ के बोलना तो बहुत आसान होता है, हम लोग भी बोलते हैं हम देशभक्त हैं, मैच का विरोध कर देंगे। कल को समाज के अंदर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है अराजक, तो क्या इस देश का समाज बाहर निकल के उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए इच्छित है क्या? ताकत है क्या उसमें? या समाज के अंदर इतनी देशभक्ति है कि वो अराजक ना हो जाए, जैसा बांग्लादेश का समाज हो गया, जैसा नेपाल का समाज हो गया, जैसा श्रीलंका का समाज हो गया, पाकिस्तान का तो होता ही रहता है, जैसा अभी फ्रांस में हम लोग देख रहे हैं, पेरिस के अंदर, अब यूके में भी होने वाला है, शुरू हो गया प्रोटेस्ट। तो इन सारी जगहों के लोग अराजक हो रहे हैं, तो सरकार यही वाटर टेस्टिंग कर रही है। लेकिन ये वाटर टेस्टिंग कर क्यों रही है? जैसा कि मैंने बताया कि आंदोलन तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहे हैं, सरकार गिराने की ये सारी साजिशें और कोशिशें हैं, सेम पैटर्न है। जितने भी देशों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सारे देशों में यही सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। देखिए, 100% लोग तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि किसी व्यवस्था से खुश हों, कुछ लोग तो हमेशा ऐसे रहेंगे। तो उन लोगों को भड़का दिया जाए, एक नैरेटिव तय किया जाए तैयार करके, और उनको सड़कों पर ला दिया जाए, और उसमें फिर जो आम जनता है उसके साथ वो अपने अराजक लोग घुसा देते हैं गोली बंदूक ले करके। और फिर इस तरह की हरकतें हम देखते हैं जो नेपाल में हुई, जो बांग्लादेश में हुई, जो श्रीलंका में हुई, या जो अब पेरिस में हो रहा है, जिसमें मतलब राष्ट्रपति भवन जला दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जला दो, नेताओं मंत्रियों को मारने लग जाओ, ये सारी चीजें। भारत में भी इसी बात की आशंका है कि भारत में भी इसी तरह की चीजें की जाने की कोशिश, जो कि लगातार चली रही हैं, आगे भी की जाएंगी। तो अब जो आगे आने वाला समय है, भारत जो है वो चारों तरफ से घिर गया। भारत के जितने भी आसपास के देश थे, छोटे मोटे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, जिनको हम कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, सब में सरकारें गिरा दी जा चुकी हैं, सब में उथल पुथल मच चुकी है, और सब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके क्लच में, या तो उनका पपेट वहां बैठा हुआ है, या बहुत ज्यादा कर्जा दे करके उनको दबा करके अपने अंदर रखा गया है। तो वो लोग जो बोलेंगे वही होगा। अब जैसे जो साउथ इंडिया में हम सेशनिज्म देखते हैं कि भैया साउथ इंडिया के अलग देश होना चाहिए, ये सब कहां से आता है नैरेटिव? क्या भारत उनके लिए कर नहीं रहा? ये श्रीलंका में जो पपेट गवर्नमेंट बैठी हुई है अमेरिकन डीप स्टेट की, वहां से ये नैरेटिव्स आते हैं, हमारे देश में फैलाए जाते हैं। उधर देखिए आप, खालिस्तान का मूवमेंट आएगा आपको कनाडा वगैरह से, पंजाब में चल के, मणिपुर में जो ये 1-1.5 सालों से जो भी आप उथल पुथल देख रहे हैं, ये बांग्लादेश से चल रहा है। वहां से हथियार सप्लाई होते हैं, ड्रग्स आते हैं, CIA के लोग और ISI के लोग जो डीप स्टेट के वहां बैठे हुए, और वहां से ये सारी चीजें नैरेटिव चलाते हैं, उथल पुथल मचाते हैं। भारत सरकार को ये पता है, और अब भारत ही बचा है भारतीय उपमहाद्वीप में, और अब तो अमेरिका से सीधी लड़ाई भी है। अमेरिका तो खुन्नस में है ही, चाइना तो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं, भले ही अभी SCO में उसने हाथ बढ़ा लिया हो, क्योंकि अमेरिका से तो उसकी भी दुश्मनी है और वो चाहता है कि इस मामले में भारत हमारे साथ रहे। लेकिन भारत साथ रह के भी चाइना पे भरोसा कर लेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कब धोखा दे देगा, वो तो अमेरिका से भी ज्यादा धोखेबाज। तो अब अगली स्थिति जो दिख रही है और जो बन रही है वो यही बन रही है कि भारत की सरकार को किस तरह से गिराया जाए। हमारे देश में एक कम्युनिटी तो आपको पता ही है कि लगातार बैठी हुई है आंदोलन करने के लिए या सड़कों पर उतरने के लिए। नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, सबको पता है कि वही दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और दूसरा कोई भगवान नहीं है। वही वाली जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी हर टाइम बैठी हुई, उनको उकसाना सबसे आसान है। और सरकार ने बार बार ये कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर या तो चालू है, या मतलब अंदर अंदर अगर चालू है कोवर्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मेजर लेवल पे होता है, कल को ऐसी स्थिति बन सकती है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उकसाकर या पाकिस्तान के कंधे पे बैठ करके भारत से लड़ाई छेड़ दे। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन की लड़ाई थोड़ी है रशिया से, वो तो जितने नाटो के देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं और जो अमेरिका है, यही लोग तो यूक्रेन के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और रशिया को उससे लड़ना पड़ रहा है। उसको ये सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स, उसको बेच रहे हैं, पैसा यूक्रेन का खर्च हो रहा है, लोग यूक्रेन के मर रहे हैं, तबाही बर्बादी यूक्रेन की हो रही है। और पैसा कौन कमा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, वेस्ट वाले सारे यूरोपियन कंट्रीज। उनकी इकोनॉमी स्लो पड़ने लग गई तो उन्होंने वॉर करवा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्रीज है उनके यहाँ, यही बनाते हैं वो, उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो बेचेंगे कहां जब वॉर नहीं होगा? तो भारत के साथ भी होने की वो संभावना है, और जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के साथ हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ भी हो जाए। अगर आप पिछले 1 साल में जब से मोहम्मद यूनुस वहां पे आकर के बैठा है, तब से उसके बयान देखेंगे, उसके हरकतें देखेंगे कि वो चाइना से किस तरह से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, किस तरह की बयानबाजी करता रहता है कि भाई हम तो वो चिकन नेक वाला एरिया ले लेंगे। तो हो ना हो, भारत को ऐसी एक स्थिति आ सकती है
कि अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भी बांग्लादेश की तरफ कार्रवाई करनी पड़ जाए, उस वक्त में क्या होगा? दोनों मुसलमान देश हैं। हमारे देश के मुसलमानों को भड़काना कितना मुश्किल है, आपको पता नहीं है क्या? उस वक्त में जब भारत बाहर लड़ रहा होगा तो देश के अंदर एक सिविल वॉर की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसकी कोई गुंजाइश है क्या? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हो सकती है। ढाई फ्रंट वॉर की बात जो है वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी मौत हो गई, मतलब कहा जाता है हेलीकॉप्टर क्रैश में, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो भी एक सोची समझी साजिश का ही हिस्सा रहा होगा। वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 2.5 फ्रंट की बात कही थी कि दो हमारे जो फ्रंट खुले हुए हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, और एक फ्रंट हमारा अंदर है। वो सबको पता है कि कौन सा फ्रंट है, 0.5 आधे फ्रंट का वॉर। लेकिन अब तो 3.5 हो गया है भाई। चाइना तो है ही, पाकिस्तान है ही, बांग्लादेश हो गया, और आधा फ्रंट जो देश के अंदर है वो तो है ही। चलिए, मौजूदा वक्त में तो ये दिख रहा है कि चाइना तो हमसे दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि भारत जो है वो बहुत ताकतवर हो चुका है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और चाइना ने आज तक कोई वॉर लड़ी नहीं है डायरेक्ट कहीं पे भी पूरी दुनिया में, तो उसकी मिलिट्री माइट की टेस्टिंग अभी तक हुई नहीं है, तो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। पर अमेरिका तो शांत बैठेगा नहीं भाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों शांत बैठेंगे? और ये तो उनके पपेट हैं, कभी भी चाहेंगे तो कभी भी फ्रंट खोल सकते हैं, तो उस वक्त तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आता है ये भारत पाकिस्तान मैच की जो बात हम कर रहे थे कि सरकार क्यों इतना विरोध झेलते हुए भी ये मैच होने दे रही है। चाहती तो रुकवा सकती थी, सबको पता है। चाहे सरकार के मंत्री कुछ भी कह रहे हो कि भैया हम क्या करें, बीसीसीआई तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अरे भाई, इस देश में अगर सरकार चाह लेगी तो कौन सा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और आदमी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। सरकार जानबूझ के मैच होने देना चाह रही है ताकि एक तो पाकिस्तान के खिलाफ जो आपके इमोशंस है वो आपके गहरे और बैठ जाएं, ताकि कल को जब ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन होता है तो आप सरकार के साथ खड़े हों। कितने लोग सरकार के साथ अभी दिख रहे हैं, मतलब सरकार नहीं, भारत के साथ कितने लोग दिख रहे हैं? बात तो भारत की हो रही है ना, खिलाफत सरकार की हो रही है कि भाई हम सरकार को इस मामले में समर्थन नहीं करते। यही तो टेस्ट करना चाह रही है वो ये देखना चाह रही है कि कितने लोग जो हैं वो उस दौरान जब भारत एक्चुअली वॉर में जाएगा, जब भारत के अंदर सिविल अनरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो सरकार के पास क्या चांसेस होंगे उसको कंट्रोल करने के। सरकार सोसाइटी के किन वर्गों को पहचान करके किन वर्गों से एंगेज कर सकती है इन चीजों को शांत रखने के लिए, या जो अराजक तत्व हैं उनको काउंटर देने के लिए। क्योंकि पुलिस क्या ही कर लेगी, पुलिस तो इस देश में नल्ली है, और पुलिस होती ही कितनी है। एक बार में 20,000 50,000 लोग सड़क पे आएंगे तो पुलिस क्या कर लेगी? और मिलिट्री बॉर्डर पे लड़ेगी कि देश के अंदर आएगी? कहां कहां लड़ेगी? तो मिलिट्री देश के अंदर नहीं आ सकती, और आके भी क्या करेगी? क्या वो अपने ही नागरिकों पे गोली चलाएगी? जो बांग्लादेश में हुआ था जिसकी वजह से आंदोलन और भड़क गया, जो नेपाल में हुआ जिसकी वजह से आंदोलन और भड़क गया, वही श्रीलंका में हुआ, वही पेरिस में हो रहा है, वही यूक्रेन में होने वाला है, सॉरी यूक्रेन नहीं, यूके में। तो जब देश के जो अराजक तत्व हैं वो आम नागरिक की खाल में देश के अंदर माहौल को खराब करेंगे और देश के अंदर से देश पे हमला करेंगे, संविधान पे हमला करेंगे, देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं उन पे हमला करेंगे, तो उनका काउंटर करेगा कौन? उनका काउंटर ना मिलिट्री कर पाएगी ना पुलिस कर पाएगी, आम जनता को ही करना पड़ेगा। वही आम जनता जो आज देशभक्त बन के घर में बैठी है और भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रही है, इसी जनता को सड़क पे निकल के उन सारे अराजक तत्वों का विरोध करना होगा और उनसे विद्रोह करना होगा कि आप ये नहीं कर सकते। सरकार का विरोध करो, लेकिन हमारी संसद नहीं चला सकते हो तुम, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते हो तुम, हमारे प्रधानमंत्री का ऑफिस नहीं चला सकते हो तुम। इसी बात की टेस्टिंग चल रही। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है, कोई भी सरकार नहीं होती भाई, सबको पता होता है। और भारत की सरकार तो और नहीं है, नहीं तो जितने तरह के आंदोलनों चलाने की कोशिश हमारे देश में की गई थी तो अब तक ये सरकार गिर गई होती। लेकिन उनको पता था ना कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने तो बहुत ही संयम से, धैर्य से इन सारी चीजों को हैंडल किया और गुजरने दिया है। तो आगे आने वाला जो तूफान है इस देश में, उसी की तैयारी भारत सरकार कर रही है, उसी के लिए तैयार आपको किया जा रहा है। और ये जो मैच, एशिया कप का जो मैच भारत पाकिस्तान का, और ये जो सीरीज है, ये सिर्फ उसका बहाना बनी है, ये सिर्फ उसकी जमीन तैयार करने का एक जरिया बना है। और मेरा तो ये मानना है कि भाई सरकार बहुत सही कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कहा कि हम लोग घर में बैठ के देशभक्त बनते हैं, वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन देशभक्ति तो उस दिन तौली जाएगी, एक्चुअली नापी जाएगी, जब हालात इस तरह के होते हैं जहाँ देशभक्ति दिखाने का मौका होगा तो कितने लोग आ पाएंगे। तो अच्छा है, अभी से जमीन तैयार हो रही है, लोगों का जो मत है वो जनता को भी पता चल रहा है, समाज को भी पता चल रहा है, सरकार को भी पता चल रहा है। और अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो उस दौरान में समाज का किस तरह से उपयोग करना है
और क्या चीजें हम करके शांत कर सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं वो भी समाज सरकार को पता चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि जो भी मेरा एनालिसिस था इस मैच को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में जो जमीन तैयार की जा रही है भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के, उसके बारे में आप सही गलत क्या सोचते हो हमें कमेंट करके बताएं। आप किस मुद्दों पे हमें नेक्स्ट डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को देखना जरूरी है तो उस तक शेयर भी करें। मकेश्वर अवेकन्स को मैं एक यूट्यूब चैनल की तरह नहीं चला रहा हूं, बल्कि ये एक जन जागरण का अभियान है। मैं चाहता हूं कि सच जो है और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है जो आम मीडिया में नहीं आ पाता वो आप तक पहुंचाया जाए। मेरा आग्रह है कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए और जनता तक जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसको पहुंचाने के प्रयास में हमारा योगदान दीजिए, साथ दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।